जुपिटर्स लेगेसी का एपिसोड 6 शुरू होता है जब शेल्डन और ग्रेस कुछ अकेला समय बिताने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बिना किसी सरप्राइज के ड्यूटी उन्हें बुलाती है और शेल्डन को किसी तरह से धरती पर गिरते हुए कॉमेट को रोकने के लिए निकलना पड़ता है। ग्रेस एक यादों का डिब्बा निकालती है जिसमें सालों से रखे हुए कई सारे आर्टिकल्स और पिक्चर्स होते हैं। फिर हम 1929 में चले जाते हैं। शेल्डन और उसकी टीम को देखते हैं जो कि कोऑर्डिनेट्स तक जाने के लिए एक शिप सिक्योर कर रहे होते हैं। पहले तो कैप्टन बोर्जेस उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उस एरिया में बोट्स अटलांटिक में डूब गई हैं। खैर, पैसों से भरा एक बैग भी उन्हें राजी नहीं कर पाता। जॉर्ज शेल्डन को दूसरा व्यक्ति ढूंढने के लिए समझा रहा होता है, बट शेल्डन के अकॉर्डिंग ये काम सिर्फ वही कर सकता है। बोर्जेस को अपने विजन के बारे में बताने के बजाय शेल्डन ये कह देता है कि उसने सुना था कि बोर्जेस सबसे अच्छा कैप्टन है। बोर्जेस वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन शेल्डन उसे जाने नहीं देता। इससे एक और बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है जिसमें दोनों तरफ से बंदूक निकाल दी जाती है। जब लगता है कि वो सब कुछ और भी खराब हो सकता है तब वॉल्टर एक बड़ी रकम टेबल पर गिराता है, जिसके बाद उन्हें कैप्टन का ध्यान मिल गया और उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। ग्रुप के मेंबर्स थोड़ा वक्त बिताने के लिए मोरक्को में अलग अलग हो जाते हैं और इस दौरान ग्रेस बोर्जेस की कही हुई बातों के बारे में और जानने का ट्राई करती है। वो फिट से मिलती है और उसे ये जानकारी देती है। वो HP लवरक्राफ्ट के नॉवेल द ग्रेट ओल्ड वंस की तरफ इशारा करता है, जैसे कि शायद उनका इससे कुछ लेना देना हो। दोनों एग्री करते हैं कि अगर उनमें से कोई भी कुछ उल्टा फुल्टा चीज़ देखे तो वो तैर कर किनारे की तरफ लौटेंगे। ग्रुप जब पहुंचता है और देखता है कि उनकी हाल ही में किराए पर ली गई शिप बिखर रही है, लेकिन शेल्डन अब भी आगे बढ़ना चाहता है। जब वॉल्टर उससे उसकी क्रू के लास्ट मेंबर के बारे में पूछता है तो शेल्डन बस मान लेता है कि वो शिप में ही होगा। शिप में उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग किसी कारण से पीछे ही रुक गए हैं और उन्हें अपने तमाम हथियार सौंपने होंगे। शेल्डन बिल्कुल श्योर नहीं होता कि ये बेस्ट आइडिया है या नहीं, लेकिन इवेंचुअली उसे इस बात से भी एग्री होना पड़ता है, अदरवाइज वो शिप और कैप्टन दोनों को खो देते। प्रेजेंट में ब्रैंडन रूबी के साथ बात कर रहा होता है, ये देखने के लिए कि फील्ड में सब कैसे चल रहा है। ग्रेस उन्हें देखने के लिए बाहर आती है और रूबी के जाने के बाद ब्रैंडन बताता है कि ब्लैक स्टार इंसिडेंट के बाद फील्ड का माहौल थोड़ा टेंशन भरा है। ग्रेस उससे कहती है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा सब कुछ ठंडा होने में, और सिर्फ यही एक दुख नहीं है ब्रैंडन का, वो अब भी फार्म पर ग्राउंडेड है और मदद नहीं कर सकता। उसे मालूम है कि उसे एग्जाम्पल बनाया गया है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा जब कोई उसे नहीं देखता। ग्रेस उसे याद दिलाती है कि वो ऐसा करते हैं क्योंकि ये सही चीज़ है। एपिसोड फिर से 1929 में शिफ्ट होता है जहाँ ग्रेस बोट पर तस्वीरें ले रही होती है और तभी वो शेल्डन को खुद से बहस करते हुए देखती है, लेकिन कुछ और पता लगाने से पहले जॉर्ज आ जाता है। वो समझाता है कि शेल्डन सिर्फ अपने आप से बातें कर रहा है जब वो टेंशन में होता है या कुछ सोच रहा होता है, और ग्रेस को उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे ग्रेस को तसल्ली नहीं होती क्योंकि वो लोग जहाँ जा रहे हैं वो शिप्स के लिए एक फाइनल रेस्टिंग प्लेस लगती है और शेल्डन को भी देख के ऐसा लगता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। जॉर्ज उससे वादा करता है कि सब ठीक होगा और शेल्डन भी ठीक है। प्रेजेंट में ग्रेस एक जगह पहुंचती है जहां जेना एक यंगर सुपर को किसी को मारने से रोकने की कोशिश कर रही थी। वो गुस्से में है क्योंकि उनका दोस्त बच नहीं सका, लेकिन वो विलन को जिंदा छोड़ देते हैं और दूसरा भाग जाता है। ग्रेस उन्हें याद दिलाती है कि वो उनसे बेहतर हैं। जे समझ जाता है, लेकिन अब उन्हें फील्ड में मार दिए जाने का डर है। चीज़ें बदल गई हैं और ऐसा लगता है कि यंगर सुपर्स इस वजह से सफ़र कर रहे हैं। 1929 में ग्रेस फिड से मिलती है जो शेल्डन के कमरे के बाहर सुन रहा है। वो बताता है कि शेल्डन अकेले कमरे में गया था। बाद में वो वॉल्टर से मिलते हैं ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। वॉल्टर कहता है कि शेल्डन ठीक है, लेकिन ग्रेस उस पर भरोसा नहीं करती। वो बीच समुंदर में है और जो मैन इंचार्ज है वो अपना कंट्रोल खोता जा रहा है। राइट एज थिंग्स गेट हीटेड उन्हें एक तेज़ चीख सुनाई देती है और बोट रुक जाती है। प्रेजेंट में ग्रेस सुपरमैक्स में रुकती है जेना से बात करने के लिए। जेना जे के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और ग्रेस को बताती है कि बाहर की कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है। ग्रेस उससे पूछती है कि उसके टीम के सब लोग कोड के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो जे की तरह ही महसूस करते हैं। जेना को लगता है कि हाँ, लेकिन वो पूरी तरह से श्योर नहीं है। ग्रेस को पता है कि अब सब कुछ इतना सिंपल नहीं है और जेना यही मानती है कि कोड के पक्ष में रहना और भी ज़रूरी हो गया है। ये ग्रेस को याद दिलाता है कि क्लोई भी बचपन में ऐसा ही कुछ कहती थी। ये पूछने से पहले ही फेड्स ने उसे सिग्नल भेजा कि उसे उसकी ज़रूरत है। हम फिर से 1929 में आते हैं जहाँ शेल्डन और उसकी टीम कैप्टन बोर्जेस के साथ बात कर रहे होते हैं। बिल्ज पंप काम करना बंद कर दिया है और शिप में पानी भर रहा होता है और इंजीनियर शोर पर ही रुक गया था। इससे और ज़्यादा झगड़ा हो जाता है जिससे शेल्डन गुस्से में आता है
और कैप्टन पर चिल्लाता है। वो सोचता है कि ये सब इसने जानबूझकर किया है। एक पूरी लड़ाई होने से पहले फिट्ज आकर पूछता है कि पंप कहाँ मिलेगा ताकि उसे ठीक करने में मदद हो सके। फिट्ज ने 2 आदमियों को पाया जो पंप को चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक आदमी फिट्ज के सजेशन की परवाह नहीं करता और उसे मॉक भी करता है। फिट्ज उसे जवाब देता है कि वो बस उसके सजेशन को ट्राई करे, अगर उसके पास कोई बेहतर आइडिया नहीं है तो। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं, लेकिन फिर वो आदमी डिटर्जेंट लाने चला जाता है जो फिट्ज को सच में चाहिए था। प्रेजेंट में क्लोई एंड हच आर अबाउट टू हैव देयर ओन इंटीमेट मोमेंट, बट हच एक सेकंड के लिए दूर जाता है। क्लोई को रियलाइज होता है कि उसकी माँ विंडो के बाहर उसकी जांच कर रही है क्योंकि वो अपने फ़ोन का जवाब नहीं दे रही थी। ग्रेस जानना चाहती है कि क्लोई ने उस हॉस्पिटल में होने के बारे में क्यों नहीं बताया और क्या इसका हच से कुछ लेना देना है। क्लोई उसे याद दिलाती है कि हच अपने फादर की तरह नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने फादर की तरह नहीं है। ग्रेस समझती है कि क्लोई एक एडल्ट है और अपने खुद के डिसीजंस ले सकती है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन क्लोई को पता है कि वो उसे एक और लेक्चर देने वाली हैं कि कैसे हर चीज़ जो क्लोई करती है वो फैमिली और यूनियन को कैसे अफेक्ट करती है, और वो सब कुछ जो कि उसके फादर ने उसे बचपन में सिखाया था। क्लोई अपनी मॉम से पूछती है कि क्या उसके पास कभी अपने थॉट्स होते हैं या वो हमेशा शेल्डन की तरह ही रुकावट डाल के बात करती है। ग्रेस उससे कहती है कि ये कहना गलत है, वही चीज़ जो शेल्डन ने क्लोई से उसके लास्ट कन्वर्सेशन में कही थी। क्लोई को रियलाइज़ होता है कि हच जल्द ही रूम में वापस आ रहा है, जिस पे वो ग्रेस से जाने को कहती है। एपिसोड फिर से 1929 में फिट्ज के पास शिफ्ट होता है। दूसरा आदमी हैरत से देखता है कि फिट्ज ने वेलबैक से ऐसे क्यों बात की, और उससे भी सरप्राइजिंग ये था कि डिटर्जेंट की बात सिर्फ उसे दूर करने के लिए नहीं थी। फिट्ज बताता है कि वो बहुत सी किताबें पढ़ता है जिससे उसे अमेरिका के बाहर की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हो। फिट्ज को पता है कि उसे भी उनके साथ शिप पर यहाँ रुकने का चांस मिला है और ये उस अमेरिका को पीछे छोड़ने का मौका है जो कि उसे उसकी स्किन के कलर की वजह से जज करता है। लेकिन उसे पता है कि बदलाव लाने का एकमात्र तरीका यही है कि वो वापस लौट कर आए और खुद अपने हाथों से ये सब करे। प्रेजेंट में फिट्ज और ग्रेस अभी हाल की घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्हें पता है कि विलन्स ब्लैक स्टार इंसिडेंट को एक फ्लैश पॉइंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ग्रेस को लगता है कि यंगर सुपर्स कहीं हद से ज़्यादा ना चले जाएं, लेकिन फिट्ज को लगता है कि शायद यही करना पड़ेगा। दुनिया बदल रही है और उन्हें उनके साथ बदलना होगा। 1929 में हम देखते हैं कि जैसे ही ग्रेस शेल्डन के कमरे में छुप के जाती है तो उसे उसके कुछ लिखे गए नोट्स और उसके फादर की एक ड्राइंग मिलती है। शेल्डन और वॉल्टर आ जाते हैं और उसे स्नूपिंग के रूप में फंसा देते हैं। वॉल्टर उन पिक्चर्स और उनके फादर की पॉकेट वॉच को देखता है और शेल्डन से सब कुछ बताने को कहता है जो भी उसके साथ हो रहा है। उनकी लड़ाई को क्रू मेंबर्स रोक लेते हैं और जॉर्ज उन्हें बताता है कि डेक पे कुछ तो हो रहा है। सब लोग तेज़ी से ऊपर भागते हैं जहां वो देखते हैं कि क्रू मेंबर्स किसी को पानी से निकाल रहे हैं। शेल्डन को रियलाइज़ होता है कि ये फाइनल मेंबर है जिसका वो वेट कर रहा था और अब सब लोग अब यहाँ हैं। थोड़ी देर बाद क्रू पूछती है कि वो पानी में कैसे आया। उसने खुद को डॉक्टर रिचर्ड कॉनरेड के नाम से इंट्रोड्यूस किया और बताया कि वो रेड क्रॉस के लिए एक वॉलंटियर मिशन पर था। रिचर्ड बताता है कि उनकी शिप को एक तूफान ने हिट किया था। जब वो अपनी कहानी सुनाता है तो शेल्डन को रियलाइज़ होता है कि ये कहानी वैसी ही है जैसे कि उसने उस फार्मर से सुनी थी। रिचर्ड सबको बताता है कि तूफान ने उसकी पूरी क्रू को ले लिया, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि उसे क्यों छोड़ दिया, वो ही अकेला क्यों बच गया। बाहर तूफान और भी बढ़ रहा होता है और कैप्टन बोर्जेस डिसाइड करते हैं कि अब वक्त है वापस पोर्ट की तरफ लौटने का। शेल्डन घबराता है और कैप्टन के साथ लड़ाई शुरू करता है और कहता है कि रिचर्ड कंसस के सेलर में था और ये सब सच है, लेकिन ये सब समझने वाला सिर्फ जॉर्ज है। शेल्डन अपने विजन के बारे में बात करता है और कहता है कि उन्हें तूफान से गुजरना होगा। सब लोग बहस करने लगते हैं कि ये सब किसकी गलती है कि वो बीच समुंदर में है। शेल्डन आखिरकार टूट जाता है और एडमिट करता है कि उसे अपने फादर दिखाई देते हैं, जो जॉर्ज को भी पता नहीं था। शेल्डन वॉल्टर से कहता है कि सब कुछ रियल है और उसे उस पर विश्वास करना चाहिए। वॉल्टर क्रूमेट से कहता है कि शेल्डन को उसके कमरे में ले जाएं, जब वो प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने की कोशिश करता है और एक आदमी उस पर बंदूक तान देता है। हॉलवेज में शेल्डन उन लोगों पर हमला करता है, बंदूक छीन लेता है और भाग जाता है। एपिसोड फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब ग्रेस एक दूसरे क्राइम सीन पर पहुंचती है। वहां एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि जेना अंदर है, जो कि ब्लैक स्टार के एक सहायक को अकेले ही पकड़ने का ट्राई कर रही है। ग्रेस उसके पीछे जाती है और जब वो शांत रहने की कोशिश कर रही होती है तो हमें चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें जेना के साथ किसी और की भी आवाज़ थी। इवेंचुअली वो जेना से मिलती है जो कि बहुत बुरी तरह से घायल थी। जेना ग्रेस की गोद में अपनी लास्ट ब्रेथ ले रही होती है और बताती है कि ये सब बैरियन ने किया है।
ये भी कहती है कि उसने उसे नहीं मारा, उसने कोड नहीं तोड़ा। ग्रेस ने जेना को पीछे छोड़ दिया और बैरियन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। वो ग्रेस पे काफ़ी सारे सरप्राइज अटैक भी करता है, लेकिन ग्रेस ने खुद को संभाल लिया और उसे एक अच्छी पिटाई दी। इन दी एंड ग्रेस उसे ढेर कर देती है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। एक फाइनल पंच के साथ हम देखते हैं कि खून उसके चेहरे पे और सूट पर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो बिल्डिंग से निकल के चली जाती है। घर पर ग्रेस अपने आप को साफ कर रही होती है जब शेल्डन आता है। उसने माफ़ी मांगी कि कॉमेट के साथ डील करने में इतना समय लग गया। ग्रेस उससे पूछती है कि सब कुछ ठीक है, तो शेल्डन कहता है कि ऐसी चीज़ें अब पहले जितनी आसान नहीं रही। ग्रेस सजेस्ट करती है कि अगली बार से वो ब्रैंडन को भी साथ ले जाए। शेल्डन ने ग्रेस के दिन के बारे में पूछा और उसने क्लोई से मिलने की बात की, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो हज के साथ है या हॉस्पिटल में भी थी। उसने शेल्डन से बताया कि वो पेट्रोल के दौरान जेना से मिली थी और अब जेना मर चुकी है। 1929 में हम देखते हैं कि शिप स्टॉर्म में फंसती जा रही है। शेल्डन ऊपर के डेक पर पहुंच जाता है और हेल्म्समैन को धमकी देता है कि अगर वो शिप को घुमाने की कोशिश करेगा तो उसे गोली मार देगा। बाकी लोग भी ऊपर आते हैं और शेल्डन से कहते हैं कि वो बंदूक नीचे कर दे। इस समय शेल्डन अपने फादर को फिर से देखता है जो उसे छेड़ रहे होते हैं, टॉन्ट मार रहे होते हैं और थोड़ा ट्रॉमेटाइज करते हैं। वो उससे ये कह रहे होते हैं कि ये लोग बस उसे गिरते हुए देखना चाहते हैं। ग्रेस फाइनली शेल्डन और बोर्जेस के बीच में आती है। उसने उससे बताया कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जो वो देखता है या सुनता है वो रियल है या फेक है, क्योंकि उसके लिए तो ये रियल है। उसने उसे बताया कि वो जानते हैं कि वो जिस दिशा में जा रहे हैं वो सिर्फ नीचे की तरफ का एक रास्ता है। इन दी एंड उसने शेल्डन को बंदूक गिराने के लिए मना लिया। जब वो ये करता है तब शिप स्टॉर्म से बाहर निकलती है और एक रिंग सुनाई देती है जो कि तेज़ होती जा रही थी और तब रुकती है जब वो पॉकेट वॉच टूट जाती है। एंड में हम देखते हैं कि वो लोग उस मिस्टीरियस आइलैंड को अपने सामने देखते हैं और यहीं पे जुपिटर्स लेगेसी का एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।